फाइन स्टूडेंट, तो देख सकते हो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे। एनसीटी नेशनल कैपिटल और जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, दोनों ही सीवियर एयर पोल्यूशन से है ना जूझ रहे हैं, रीलिंग कर रहे हैं। रीलिंग मतलब क्या होता है? संघर्ष कर रहे हैं। देखो अभी तक तो बच्चे लोग, इस टाइम तुम लोग दिल्ली सुनता था, इफ आई एम करेक्ट। अब मुंबई भी आ गया, उसका मुंबई भी उसका हिस्सा बन गया। मुंबई को बहुत पहले एडवांटेज था ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। मगर जानते हो क्लाइमेट चेंज भी कुछ चीज है। जो क्लाइमेट पहले क्लाइमेट इतना खूबसूरत होता था वहां पे, अभी अरबियन सी कितना तप रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना अरबियन सी, तो उसी का नेगेटिव असर पड़ रहा है मुंबई पे। तो जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल कंट्री का वही सीवियर एयर पोल्यूशन का सामना कर रहा हो, तो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चिंता वाला विषय है ये स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज पढ़ने वाले हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कितने उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूं करंट अफेयर्स तो एक बहाना है, इन्वायरमेंट का जितने भी स्टैटिक चीज है वहां पे जाके आपको एक्सप्लोर करना होगा। और अभी देख रहे हो ना, अभी कुछ दिन में बहुत सारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू सब बहुत ज्यादा आ रहा है। इट इज योर ड्यूटी टू गो एंड समझिए ना, उसको उसके साथ पढ़ने का प्रयास करो। 403 अब 404 देखो, पॉलिटी इंडिया क्वाजी फेडरल है। जाने उन्हें केसी वेयर ने कहा था ये सब। क्वाजी फेडरल का मतलब क्या है कि मानते हैं कि यूनिटरी बायस है, यूनियन ज्यादा स्ट्रांग है। मगर फेडरल स्ट्रक्चर भी तो है भारत में, राज्य भी बहुत कुछ कर सकता है बाय देयर ओन। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी तुम्हारे अपोजिशन रूलिंग स्टेट जो है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, अधिकतर जितने भी अपोजिशन लेड पार्टी है जो सरकार में है, वहां पे टसल हो रहा है गवर्नर और सीएम के बीच में। और ये जो मामला आया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मामला तमिलनाडु का है। बात समझे, ये मामला तमिलनाडु का है। देखो विदिन, हाँ सॉरी, ये मामला केरल का है। आई एम सॉरी, केरल और तमिलनाडु में ये इशू हो ही रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना में भी तो इशू हो ही रहा है ये चीज, ठीक है ना। पंजाब में भी हो ही रहा है, आज देखे ही थे हम लोग करंट अफेयर्स में भी, सुबह पढ़े थे। यहाँ पे समझ, ये इशू तुम्हारा केरल का है। केरल में जानते हो प्रॉब्लम है, 15 दिन के अंदर केरल का जो सरकार है, यानी कि केरल का जो सीएम है, वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर चुका है। बड़ी बात है ना, बड़ी बात है ना कि एग्जीक्यूटिव 2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। क्योंकि गवर्नर लोग कर क्या रहा है कि जो एसेंशियल जो बिल है उसको विथहोल्ड कर दे रहा है, रोक दे रहा है उसको। और हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 200 उसके अंतर्गत कहा गया है कि कभी भी बिल आए गवर्नर के पास तो गवर्नर हैज गॉट 4 ऑप्शंस, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, और हर समय एज सुन एज पॉसिबल कहा जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है, तो वो भी तो बड़ा सवाल है। क्लियर कट टाइमिंग होना चाहिए कि कितना टाइम में आपको बिल को रिफर करना है। ठीक है, आपको बिल पसंद नहीं है तो आप बैक कर दो, पार्लियामेंट को वापस दे दो, विधानसभा को वापस दे दो, विथहोल्ड करने की क्या जरूरत है। और कई ऐसे बिल, इंपॉर्टेंट बिल तुम्हारा 2 साल से लंबित है, 1 साल से लंबित है, तो फिर कैसे चलेगा गवर्नेंस। लोग चुन के भेजा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सीएम एंड जानते हो ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। वो रियल एग्जीक्यूटिव है, उसका काम है चीजों को एग्जीक्यूट करना। मगर यदि गवर्नर इस तरह बीच में इंटरफियर करेगा, गवर्नर यदि बिल को पास नहीं करवाने देगा, तो व्हाट अबाउट द गवर्नेंस मैटर, तो सवाल है। देखो इंडिया क्वाजी फेडरल है, ईच गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्पेस, इसलिए जितने भी स्टेट है उसको पूरा अधिकार है कि वो किस तरह वो तंत्र को चलाए। मगर गवर्नर जानते हो, सबसे देखते हो ना, आजादी के बाद अभी तक हर टाइम ही गवर्नर का जो रोल है वो सस्पिशियस में रहा ही रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। 405 देखो, 405 तुम्हारा क्या कि लाइफ, जानते हो ना, मोदी जी ने ये नारा दिया था कि हमारा जो जीवन जीने का जो शैली होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। यही हुआ लाइफ, हाँ, एक बहुत अच्छा नारा है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का और इको मार्क स्कीम का।
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है, इससे पहले भी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में बता चुका हूं स्टूडेंट। मान लो कि कुछ तुम अच्छा काम कर रहे हो, यानी कि मान लो कि तुम वेल कुआं बना रहे हो, तो कुआं बना रहे तो वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हो, तो उसमें तुमको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट मिलेगा मतलब तुमको इंसेंटिव मिलेगा, तुमको रुपया पैसा मिलेगा। हाँ, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉर्पोरेशन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पार्टिसिपेशन अलग अलग लेवल पे हो सकता है। इफ यू आर डूइंग गुड वर्क फॉर इन्वायरमेंट यू विल गेट इंसेंटिव्स, सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा पहल है। यही तुम्हारा क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। दूसरा क्या है, इको मार्क। अब इको मार्क क्या है, जैसे देखो अभी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो स्टूडेंट्स, तो वहां पे वेजिटेरियन और नॉन वेज का रहता है ना, ग्रीन कलर एंड ब्राउन कलर का रहता है। इको मार्क का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो वहां पे एक मार्क रहेगा, जिससे आप समझ सकते हो कि ये जो भी चीज बना है बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देना चाहूंगा, लेट से हमारे पास एक मान लो कलम है, पेन है। अब पेन में ऐसा मार्क रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये पेन बनाने में कार्बन इमिट बहुत कम हुआ है। तो कंज्यूमर पास चॉइस है कि हम इको मार्क वाला प्रोडक्ट ले या बिना इको मार्क वाला प्रोडक्ट ले, और एक अवेयरनेस भी फैलेगा भाई ये मार्क क्या चीज का है। तो बोले इको मार्क क्या होता है, इको मार्क का मतलब है कि ये प्रोडक्ट बनाने में इन्वायरमेंट पे कम क्षति हुआ। इन्वायरमेंट कम क्षति मतलब कार्बन इमिट कम हुआ, तो लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ेगा। ये दो प्रयास है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क, ये दो इनिशिएटिव लिया जा रहा है अंडर लाइफ प्रोग्राम। समझ गए ना, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो हाँ, 403 जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। समझ गए ना। और ये आया था तुम्हारा 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में, और इंडियन एक्सप्रेस में आया था 26 सितंबर को। ऑप्शन समझ में आ रहा होगा बच्चे लोग तुम लोग को। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले हम लोग मुंबई का देखते हैं, महाराष्ट्र का स्थिति देखते हैं क्या है। मुंबई जानते हो फाइनेंशियल सिटी है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तुम्हारा महाराष्ट्र में ही है, नो डाउट। और देखो जितने भी बीएससी है कि नहीं बता दो, सब तुम्हारा महाराष्ट्र में ही है। तो स्पेशली मुंबई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीएमसी भी जानते ही हो, इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूनिसिपैलिटी है बीएमसी। देखते हो ना, बीएमसी का चुनाव होता है तो बड़े बड़े नेता भी जाते हैं वहां पे रैली करने के लिए। नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं कि यदि थर्ड टायर का जब इलेक्शन होता है तो उतना लोग सोचता नहीं है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग। मगर जब हैदराबाद का इलेक्शन हो रहा हो, यदि मुंबई का इलेक्शन हो रहा हो तो जाते हैं, बड़े लीडर्स लोग भी जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिटी रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में। समझ लो ना बात को। तो देखो एक रिपोर्ट जारी किया है बीएमसी ने, और बीएमसी ने कहा है कि 5 सोर्सेस है जिसके वजह से पोल्यूशन हो रहे हैं। पहला सोर्सेस क्या है, कंस्ट्रक्शन डेब्रिज। कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी हो रहा है उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है। बच्चे लोग तुम लोग को याद करना होगा कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है तो PM10 रिलीज होता है ज्यादातर, PM2.5 भी होता है, मगर ज्यादा प्रीडोमिनेंट क्या रिलीज होता है, PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा तुम लोग को, देखो मैं आराम से पढ़ाऊंगा इस एडिटोरियल्स को, ठीक है ना, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझो, क्योंकि इसमें समझने वाला चीज बहुत सारा है। और कोशिश करना थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस ना, कॉपी में लिखना इस सब चीज को। अब देखो कैसे, पीएम का मतलब क्या, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर 2 टाइप का होता है ना एयर पोल्यूशन में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। अब कितना ये छोटा साइज है, तो इसको समझने के लिए समझो तुम लोग कि जो ह्यूमन का जो हेयर है ना, जो आदमी का जो हेयर है वो कितना होता है तुम्हारा, 70 तक होगा, 70-80 यूनिट होगा तुम्हारा, समझे। उसके कंपेयर में ये जो पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये 1/38 1/48 होता है, 1/30 1/40, इतना छोटा होता है, यानी कि ह्यूमन हेयर से कई गुना ज्यादा छोटा होता है, 1/38 1/48। आर यू गेटिंग मी। और जहां तक सवाल है पार्टिकुलर मैटर 10 का, सॉरी पार्टिकुलर मैटर 2.5 का, वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है। जब आप सांस ले रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, तो आपका ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है, और उसे जानते हुए बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज सब हो सकता है एंड सो ऑन।
हाँ, जानते हो सोर्सेस अलग अलग है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जहां पे PM10 और PM2.5 दोनों ही साथ में रिलीज हो रहे होते हैं। हम जानते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसकी वजह से ज्यादातर क्या रिलीज होता है, PM10 रिलीज होता है, और 2.5 भी होता है मगर वो कम होता है। समझ गए? तो पहला क्या है, 5 सोर्सेस में पहला सोर्सेस क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। डेब्रिस का मतलब वही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सेकंड क्या है, रोड डस्ट। रोड डस्ट में भी देखो पार्टिकुलर मैटर 10 बहुत रिलीज होता है। हाँ, ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। कायदे से क्या होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट वही म्युनिसिपल वेस्ट को ठीक से प्रोसेसिंग होना चाहिए था, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था। मगर रेकलेस तरीके से आप जो सॉलिड वेस्ट को जला रहे हो तो उसके वजह से भी बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहे हैं, पार्टिकुलर मैटर 10 रिलीज हो रहा है। बात समझे? और अनक्लीन फ्यूल यूज कर रहे हो, बताओ फॉसिल फ्यूल यूज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उजाला योजना लाया कि नहीं लाया, जान रहे हो ना? अब यदि तुम गोबर से बना हुआ गोईठा को यूज कर रहे हो, यदि लकड़ी को यूज कर रहे हो, तो यस यू विल गेट लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स। एक रीजन ये भी है कि अनक्लीन फ्यूल यूज हो रहा है। एंड लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल इमिशन। जानते हो इंडस्ट्री से क्या रिलीज नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नॉक्स रिलीज होता है, करेक्ट? ये 5 कारण है जिसके वजह से अभी मुंबई में बहुत ज्यादा ही पोल्यूशन हो रहा है स्टूडेंट। अब वो किस लेवल पे पोल्यूशन है ये बात समझो तुम लोग। यदि अक्टूबर 2023 का मैं बात करूं और अक्टूबर 2022 यदि मैं कंपेयर कर लूं 2 इयर्स का, 2023 का कंपेयर कर रहा हूं मैं 2022 से, तो तुमको पता चलेगा कि 45% इंक्रीज हुआ है पार्टिकुलर मैटर 2.5। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है क्या? ठीक है, 1 साल पहले जितना भी था उसके कंपेरिजन में अभी बच्चे लोग अक्टूबर 2023 को 45% इंक्रीज हुआ है पार्टिकुलर मैटर में एज पर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बड़ा बात है ये, बात समझे? इतना राइज हुआ। जैसे दिल्ली का तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली तुम्हारा नवंबर दिसंबर के टाइम में बहुत ज्यादा ही पोल्यूटेड हो जाता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, इतना कैसे बढ़ा? बात समझ गए? एक तो देखो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, एक तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रोल है। पहले क्या था कि क्लाइमेट, पहले उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसी के वजह से बहुत एडवांटेज मिलता था। सी के नजदीक था, मुंबई सी के नजदीक है ना जी, सी पे ही बसा हुआ है इनफैक्ट। तो क्या है कि कोई भी पोल्यूशन होता था उड़ के चला जाता था, क्लीन हो जाता था। अभी देखो प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। हाँ, इससे मिलता जुलता एडिटोरियल हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग समझे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मुंबई को। तो वो एडिटोरियल भी आएगा, डोंट वरी, कुछ दिन में। अभी तत्कालीन ये समझो कि अरेबियन सी बहुत ज्यादा तप रहा है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। नॉर्मल फिनोमेना क्या था स्टूडेंट, की बे ऑफ बंगाल ज्यादा तपता था, गर्मी होता था, नॉर्मल फिनोमेना ये है। बट अभी कुछ साल में ना अरेबियन सी बहुत ज्यादा तप रहा है। तो अरेबियन सी यदि ज्यादा तप रहा है तो इसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है इंडियन मानसून के ऊपर भी। याद करो पॉजिटिव इंडियन डायपोल भी बताया गया था इस क्लास में, है कि नहीं? बताओ तो इस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो नॉर्मल पैटर्न था अरेबियन सी का वो बिगड़ गया, वो रिवर्स हो गया। जब वो रिवर्स हो गया और पहले सी विंड के वजह से ही तुम्हारा वो एयर पोल्यूशन वहां पे साफ हो जाता था, क्लीन हो जाता था पहले, और अभी क्लीन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट है। पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था कि कुछ भी पोल्यूशन आता था तो हवा उसको बहा ले जाता था, हवा उसको उड़ा देता था। बट अभी क्या है, खुद गर्मी हो गई अरेबियन सी में, तो ये नहीं हो रहा, इनफैक्ट ट्रैप हो जा रहा है। बात समझो, और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। होप से समझ में आ रहा होगा बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं। सीएजी का रिपोर्ट देखो, सीएजी ने क्या कहा है कि मेजर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, फंड को ठीक से यूज नहीं कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है बीएमसी सबका। बात समझे? ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम में, काम ठीक से ढंग से हो नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो ये सीएजी का रिपोर्ट है। मैं एट द सेम टाइम तुमको समझना होगा कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आगे देखो स्टूडेंट, अक्टूबर हीट एंड पोल्यूशन रेटल मुंबई। जो अक्टूबर में जितना गर्मी हुआ, पूरा ज्यादा पोल्यूशन और ज्यादा तुम्हारा वहां पे हो गया। जैसे नॉर्मली क्या है कि जो मुंबई वाले जो लोग हैं वो इस सोच से रहते हैं कि क्या है, सी ब्रिज है, हवा बह रहा है तो आराम से हमें पोल्यूशन से बचा लेगा और एयर क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होगा, ऐसा लोग का मानना है जो मुंबई में जो लोग रहते हैं। मैं ये भी मिथ सेटेड हो गया लास्ट वीक, अक्टूबर में ये भी मिथ खत्म हो गया। ये खत्म इसलिए हुआ क्योंकि अक्टूबर तो बहुत ज्यादा ही गर्मी हो गया था। अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गया तो बताओ पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना पोल्यूशन बढ़ गया कि आदमी सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से। बात समझे? और हम ये भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट तप रहा है,
नॉर्दर्न अरेबियन सी तप रहा है, जिसके वजह से तुम्हारा प्री मानसून हो या मानसून हो या पोस्ट मानसून हो, सब जगह पे ही प्रभाव है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ अरेबियन सी। पहले इतना हीटअप नहीं होता, देखो ना साइक्लोन सब अब अरेबियन सी में नेचुरल फेनोमेना बन गया। पहले साइक्लोन सब ज्यादा बे ऑफ बंगाल में आता था, इफ आई एम करेक्ट। समझ गए क्या बोल रहे हैं हम? देखते हो कि कहीं तपता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका असर क्या पड़ रहा है। उसका असर देखो ना, यहाँ पे मुंबई में तुम्हारा पोल्यूशन के रूप में असर पड़ा है। हाँ, एक फैक्टर तो ये भी है। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ये जो ब्लैक कलर में लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा गया। देखो, जैसे एनर्जी रिलेटेड फ्यूल आप कुछ भी यूज करते हो, जैसे हो गया कोयला यूज करना, डीजल को यूज करना, केरोसिन को यूज करना, इसके वजह से नॉक्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, बहुत खतरनाक है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड, अब बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इमिशन जो होता है उसमें सॉक्स बहुत निकलता है, बात समझे। एंड पर्टिकुलर मैटर पर 2.5, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूल के वजह से होता है। आप जब जला रहे हो, जैसे आप कोयला जला रहे हो, कोल जला रहे हो, तो कोयला जलाओगे 2.5 बहुत निकलेगा, नॉक्स इमिशन होंगे, सॉक्स इमिशन होगा, बात समझ गए ना। यही बाबू एसिड रेन बनेगा फिर बाद में जाके, जान लेना, नॉक्स और सॉक्स। और मुझे ये जब ये कर रहे हो तो मुझे ये भी याद आ गया कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जानते हो कैसे बनता है? ये सॉक्स याद करो, जब ये सनलाइट में, ठीक है, VOC से, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है अंडर द सनलाइट, तो उस समय ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनता है, जो कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है। बात समझो, वो बहुत बड़ा एयर पोल्यूटेंट है। उससे ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है। ये प्रोटेक्टिव नहीं है। ओजोन दो टाइप के होते हैं, एक ट्रोपोस्फीयर वाले ओजोन होते हैं जो कि बहुत अच्छा है, ये हार्मफुल यूवी को रोकता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन बोल रहा हूं, बहुत सारे रेडिएशन को पास भी करने देता है, बट हार्मफुल वाला रेडिएशन को रोकता है, यूवी वाला। ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, अब ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बहुत खतरनाक है, इसका असर प्लांट पे भी पड़ता है, समझे ना, आपका स्किन खराब हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसका नेगेटिवली। आगे देखो स्टूडेंट, अब ये तो मुंबई का बात हो गया, अब थोड़ा दिल्ली का भी देख लेते हैं। अब दिल्ली का देखो, एक तुम्हारा रिसर्च पेपर आया था, रिसर्च पेपर का नाम था डिकेडल ग्रोथ इन इमिशन लोड ऑफ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, जो एक पेपर का रिसर्च का नाम है ये, ठीक है। ये किसने पब्लिश किया था? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा, और इसने बताया है कि कैसे क्या क्या सोर्सेस है पोल्यूशन का दिल्ली में, बात समझे। और यदि इस पेपर के हिसाब से देखोगे बच्चे लोग, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन एंड योर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एमिशन, ये दो सबसे बड़े सोर्स है, बात समझ गए ना, ये सबसे बड़े सोर्स है। यदि मैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का बात करूं तो इट कंट्रीब्यूट्स 39%। समझ रहे हो कितना बड़ा बात है? 39, हम 40 कह सकते हैं, इसको 40% लगभग तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली में, हाँ, एयर पोल्यूशन में। और दूसरा क्या है, तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर तुम्हारा 36% करता है। दोनों को जोड़ दो बच्चे लोग, 75% हो जाएगा, यानी कि दो ही सेक्टर केवल 75% एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली में। तो आप समझ लो ना, बहुत बड़ा मैटर है ये। इसलिए नीचे लिखा गया कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज आर द टू डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी ऑफ दिल्ली। आप समझ गए? अब इतना ही नहीं, रिसेंट टाइम में जिस हिसाब से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे काम होना चाहिए था ना, कि उसको प्रोसेसिंग करो, उसको रिसाइकल करो, सर्कुलर इकोनॉमी में लाओ, मगर अधिकतर तो तुम्हारा क्या, जला दिया जाता है। अब जलाओगे तो भाई उससे तो निकलेगा ही निकलेगा पोल्यूशन, उससे PM10 निकलेगा ही निकलेगा, बात समझ रहे हो। और यदि कोल सब जला रहे हो तो उससे तो PM 2.5 निकलेगा ही निकलेगा आपका। तो देखो वही बात है, देखो कि आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जला दे रहे हो, उसके बाद देखो स्टिक्स यूज कर रहे हो, मॉस्किटो कोल्स यूज कर रहे हो घर घर में, तो इसके वजह से बहुत बढ़ा है, बात समझे। 2010 के बाद देखा जाए तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का बात हो या इंसेंस स्टिक, इंसेंस मतलब क्या, अगरबत्ती सब, बात समझे, और मस्कीटो कोयल, इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा हुआ है आफ्टर 2010। तो हम मानते हैं कि अभी भी 75% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है दो सेक्टर कर रहा है, मगर जो छोटे छोटे जो चीज है, जो छोटे छोटे जो जैसे इंसेंस स्टिक्स हो गया, मस्कीटो, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसका जो रेशियो लगातार बढ़ रहा है 2010 के बाद। आगे देखो, दूसरा देखो प्रॉब्लम दिल्ली का तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। हाँ, कुछ तुम्हारा पंजाब में स्टेबल बर्निंग हो गया, हरियाणा में स्टेबल बर्निंग हुआ तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, वो नोएडा में स्टेबल बर्निंग हुआ तो यहाँ ट्रैप हो जाएगा। हाँ, हरियाणा ने तो काफी हद तक स्टॉप कर दिया,
रेसिड्यू बर्निंग सब, स्टबल बर्निंग याद है ना तुमको, पुआल जो होता है जलाता है तो ट्रैप हो जाता है एयर पोल्यूशन। हाँ, PM2.5 ज्यादा आ जाता है, PM10 बहुत सारा आ जाता है उसमें। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है, नेबरिंग स्टेट्स में जो क्रॉप रेसिड्यू को जलाया जा रहा है उसको ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भी तुम्हारा यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। बात समझे। और देखो दिल्ली NCR रीजन में जो डीजल से रिलेटेड जो व्हीकल्स है उसको पूरा बैन कर दिया गया ना, बिल्कुल। और देखो पूरा भारत स्टेज 6 का बात किया है कि नहीं किया गया लागू करने का, इसलिए तो किया गया है। अभी तुम दिल्ली का स्थिति देखो, दिल्ली में केवल 3 ही तुम्हारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, और जितने भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आते हैं केवल 22% ही केवल प्रोसेस हो पाता है। तो व्हाट एवर द रिमेनिंग लगभग आपका 80% हो गया, तो 80% को डंप किया जाएगा, जलाया जाएगा, वो जलाओगे तो फिर इस तरह का पॉल्यूशन क्रिएट होगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो मैटर ग्रेव है दिल्ली का भी। अब चलो यहाँ पे तुमको फिगर नजर आएगा, देखो ये फिगर समझोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे। देखो गुड कब माना जाएगा, देखो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जानते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मॉनिटर करता है तुम्हारा, होप सो पता होगा तुम लोग को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्वच्छ भारत मिशन जब अभियान इंडिया में लागू किया गया 2014 में, जब मोदी जी आए थे, तो उस समय ही तुम्हारा इस पे काम हुआ, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को किया गया, लॉन्च किया गया था। अब यहां पे देख लो, अभी 4 है, अभी देखो दिल्ली में 500 के रेंज में है बाबू एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब सीवियर है, स्थिति बहुत खराब है। बात समझ रहे, स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब है। 0 to 50 रहे तो गुड है, ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। अभी क्या है 400 से लेकर 500 के बीच में, तो बहुत सीवियर है। यानी कि उस दिन दिखाया जाए तो टीवी में कि यदि इस वातावरण में आप है जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 400 to 500 है, इसका मतलब आप दिन में नहीं भी तो 10 सिगरेट का सेवन कर रहे हो, ऐसे कुछ था। तो इसका मतलब है भी ना, 10 सिगरेट्स यू आर स्मोकिंग पर डे नॉर्मल। 10 सिगरेट पीने वाला का स्थिति क्या होगा दिन में, समझ रहे हो, हालत खराब हो जाएगा। ये मत बोलना कि सर प्रैक्टिस है, कितना ही प्रैक्टिस है तो तुमको ना प्रैक्टिस है, व्हाट एवर द कॉमन पीपल। नहीं ना, हाँ बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं, इतना काहे सीरियस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2014 में अंडर स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने वाला, मॉनिटर करने वाला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, जो अभी देख रहे हो ना कलर अलग अलग, उसी को बोला जा रहा है। इसमें बच्चे लोग 8 पोल्यूटेंट्स है, PM10, देखो ये पूछा गया है सिविल सर्विस में क्वेश्चन, 8 पोल्यूटेंट्स कंसीडर किया जाएगा। PM10, PM2.5, नॉक्स से देखो NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, एमोनिया है, लीड है। अब हालांकि 8 है इसमें, बात देखो गई नहीं कि 8 पे ही काम होगा, इसमें जो 4-5 है उस पर ज्यादा काम होता है। बात समझे ना। और ओजन का मतलब वो ट्रोपोस्फेरिक ओजन है, वो ऊपर वाला नहीं है, ट्रोपोस्फेयर का ओजन है वो जो बनता है ना VOC और तुम्हारा नॉक्स की वजह से। हाँ, नॉक्स है कि सॉक्स है बताओ तो, नॉक्स होगा। हाँ मैंने गलती से तुम मत बोलो, क्या होगा बताओ तो, गलत बता देगा नहीं तो ये लोग। ट्रोपोस्फेरिक ओजन कैसे बनता है, हाँ प्लस नॉक्स है कि सॉक्स, देखो एक बार चेक करो, सॉक्स होगा। उल्टा पुल्टा बोल देगा, हो जाएगा, फिर वही लेके जाएगा आगे। देखो वहां पे तेजी से खोजो वहां पे इंटरनेट में, सॉक्स होना चाहिए मे भी। बात समझ गए, थोड़ी देर में बता देना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स है, PM10, PM2.5 है ना, नॉक्स, सॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया एंड लीड। नॉक्स है, ओके नॉक्स है, समझ गए ना, नॉक्स लिख के रख लेना, सॉक्स नहीं है, नॉक्स लिख के रख लेना, क्योंकि नॉक्स और सॉक्स में हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन में भी। बात समझे, इसलिए साइड में लिख लो ट्रोपोस्फेरिक ओजन में कि नॉक्स होता है। हाँ अब यहां पे समझो बच्चे लोग, अच्छा क्या सबका वेटेज सेम होगा, सबका वेटेज सेम नहीं है। जैसे बच्चे लोग 8 पोल्यूटेंट देख रहे हो ना तुम लोग, अब यहां पे ध्यान दो, जो 8 पोल्यूटेंट है, PM10 है, PM2.5 है, नॉक्स है, सॉक्स है, तो सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो किस तरह कंट्रीब्यूशन होगा फिर, ऐसे मान लो कि PM10 की वजह से ज्यादा दिक्कत हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसका वेटेज ज्यादा होगा। यानी कि PM2.5 से मान लो कि ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो उसका वेटेज ज्यादा, उस तरह वेटेज निकाला जाता है। जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन से कम दिक्कत है तो उसका वेटेज कम होगा, तब सबको मिला के वेटेज निकाला जाएगा।
बात समझ में आ गया? तो इक्वल वेटेज नहीं होता है 8 पोल्यूटेंट्स का। और वेटेज कैसे डिसाइड हो रहा है कि कितना ये ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है ये सभी चीज। बात समझ गए? वही लिखा गया है। आगे देखो, तो पार्टिकुलर मैटर क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर क्या होता है तुम लोग जानते हो। हाँ, पार्टिकुलर मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब वही डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, स्मोक हो सकता है, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्योंकि सस्पेंडेड है एयर में, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो हल्का है एज कंपेयर टू एयर, और वो सस्पेंडेड है, वो तभी तो सस्पेंडेड है वो। बात समझ, बहुत ही हजार्डियस है। और सोर्सेज देखो पार्टिकुलर मैटर 2.5 का, तो सोर्सेज देख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे डस्ट हो गया, जैसे बताए थे, देखो डस्ट से ज्यादातर PM10 निकलता है। बात समझे ना? डस्ट से ज्यादातर PM10 निकलता है, PM2.5 भी निकलता है। मैंने बताया उस समय वाइल्ड फायर से जब आग में जंगल में जब आग लग जाए तो उस समय भी PM2.5 रिलीज होता है। बात समझ गए ना? आगे देखो और भी क्या क्या फैक्टर्स है। देखो ये तुम्हारा व्हीकल से, जो व्हीकल जलाते हैं हम लोग, डीजल व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स, तो वहां से भी निकलता है, वो स्पेशली डीजल व्हीकल से निकलता है PM2.5। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, वही कोल को बंद करते हैं, बायोमास को बंद करते हैं, तो उस समय भी पार्टिकुलर मैटर 2.5 निकलता है। थर्मल पावर प्लांट, ये तो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियल एमिशन वही चीज है, रोड डस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन डस्ट हुआ, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा निकलता है। अब देखो बच्चे लोग, तुम लोग को 2-3 महीना पहले लैंसेट का स्टडी बताया गया था, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो। मैंने ये बात जरूर कहा था कि अभी जो शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में ये बात कहा जा रहा है कि एवरेज इंडियंस का जो लाइफ है 5 साल से नीचे घट रहा है। 5 साल, जैसे मान लो कि आदमी यदि 70 साल जी रहा है तो अब वो केवल 65 साल ही जी पा रहा है, मोर देन 5 years, लगभग 5 साल लो। अब दिल्ली में तो 12 साल है। यानी कि आप दिल्ली में यदि रहते हो ऐसे जोन में जहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन रहता ही दिल्ली में, तो आप अपने जीवन का 12 साल खो रहे हो। और इंडिया में जिस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है उस हिसाब से 5 साल जो आप ज्यादा जी सकते थे वो भी आप खो रहे हो। तो देखो ये रिसेंट रिपोर्ट है ये, इसका मतलब एयर पोल्यूशन कितना बड़ा सीरियस इशू है बाबू, केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। और अभी दिवाली आने वाला है, दिवाली में कोई भी बच्चा यहां से क्लास से, मेरा निर्देश है, ठीक है, पटाखा मत फोड़ना। यदि सच में ही तुम लोग, अरे कल के दिन में DM बनेगा रे, तुम लोग पढ़ लिख के, तुम लोग रोकेगा इस चीज को, और अभी बढ़ावा दे रहे हो। कल तक मूर्ख थे तो मूर्ख वाला काम करते थे, आज तो होशियार हो गए ना, नहीं पटाखा फोड़ना, क्या खुशी मिलेगा? अरे तुम्हारे खुशी के लिए तुम इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दोगे क्या? इस चीज का ध्यान रखना, समझे? अब ये नहीं कि जाके तुरंत फोड़ देना, ऐसा मत काम करना तुम लोग, डोंट डू दिस। मैंने हर समय मना किया स्टूडेंट लोगों को। देखो यहाँ पे कितना लोग का देखो लाइफ कितना घट रहा है, तुम्हारे वजह से दूसरा अस्थमा पेशेंट को दिक्कत हो रहा है। तो व्हाट आर द पोल्यूटेंट रिलीज बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग से जान ही रहे हो, बहुत सारी चीज रिलीज होता है। देखो इस स्टबल बर्निंग जानते हो ना, सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह दिल्ली में विंटर के टाइम में कितना पोल्यूशन होता है, समझिए, नंबर 1। दूसरी बात है, देखो बहुत ज्यादा टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स आता है स्टबल बर्निंग से। जैसे देखो मीथेन रिलीज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, VOC रिलीज हो रहा है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहा है। सब खतरनाक चीजें ही है स्टबल बर्निंग से। और याद करो हम लोग केस स्टडी भी सॉल्व किए थे कि कैसे स्टबल बर्निंग को ठीक किया जाए, किए थे ना, हाइब्रिडाइजर पर बात किए थे, कैसे उसको पुल करना है एंड सो ऑन। नए नए मशीन आए हैं कि नहीं आए हैं, टेक्नोलॉजी सब। हाँ, आप क्या कर सकते हो, स्टबल जो रेसिड्यू हो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करो। इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है भाई, वो भी तो ब्लेंडिंग हो जाएगा। 2G वाला मैकेनिज्म यूज करो। 1G 2G था कि नहीं था बताओ तो? सॉरी 2G बोले 1G होगा उसका, नहीं 2G ही होगा। जैसे अभी शुगर कैन जूस से हम ब्लेंडिंग करते हैं ना, तो हम क्रॉप रेसिड्यू से भी ब्लेंड करके हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां पे काम करने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे ये देखो नैक, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि रिसेंट टाइम में 17-18 में आया था, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये भी तुम्हारा CPCB का ही है। इसमें 24 घंटा 24 आवर्स मॉनिटर किया जाता है। एनुअली भी होता है, 24 घंटा का भी होता है। देखो 24 घंटा कितना होना चाहिए, स्पेशली PM2.5 और PM10 पे बात करेंगे। PM2.5 24 घंटा में 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए कायदे से। हाँ, मगर याद करो WHO का स्टैंडर्ड इससे कम है। मैं इंडिया में हम अलाउ करते हैं इतना, इससे कम है। अब PM10 कितना होना चाहिए बच्चे लोग? 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। यूनिट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर एनुअल लिमिट देखोगे, साल का देखोगे, 24 साल 12 मंथ का देखोगे स्टूडेंट, तो PM10 कितना होना चाहिए आपका?
60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और पीएम 2.5 कितना होना चाहिए, 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक यूनिट होना चाहिए। ये साल का है ये। और सिविल सर्विस ने 18 और 19 में एक सवाल यहीं से पूछ लिया, जाकर देखो कॉपी में, तो इसको हल्के में मत लो, ये सब फिगर को भी पूछा गया है। नीतीश याद है? अरे सवाल पूछा गया है 18-19 में, जाकर देख लो वहां से, अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो हाउ इज द ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड ड्यू टू एयर पोल्यूशन? बहुत तरीके से अफेक्ट हो रहा है। हमारा जो ह्यूमन सेल्स है वो इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसमें, यानी कि खराब हो रहा है हमारा सेल। नंबर 1 समझे, क्रोनिक डिजीज बढ़ रहे हैं लगातार, कैंसर हो रहा है ना, कैंसर होने का सब हमारा कार्डियो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो रहा है, रिस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, हाँ डायबिटीज का प्रॉब्लम, ओबेसिटी, मोटा होते हुए जा रहा है आदमी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है। बात समझे? 1/3 ऑफ द डेड फ्रॉम स्ट्रोक। बताओ इसमें जो 33% जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा किस डिजीज को ज्यादा होता है? वही लंग कैंसर, स्ट्रोक, सब हार्ट डिजीज सब होता है ज्यादातर। और देखो इतना ही नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो रहा है, जैसे पार्किंसन डिजीज, जानते हो, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है ये सब, समझे? ये सब भी हो रहा है, लेकिन न्यूरोलॉजी को भी नहीं छोड़ा इसमें, ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। हार्ट से तो हो ही रहा था। यहां पे देखो, व्हाई आर चिल्ड्रन वर्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। छोटे बच्चे लोग और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और ज्यादा असर कर रहा है एयर पोल्यूशन। देखो छोटे बच्चे लोग को ज्यादा सांस लेना पड़ता है, उसका बॉडी अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है, अभी नेशन स्टेज पे, तो दे विल टेक लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जितना ऑक्सीजन लेंगे उतना ही पोल्यूशन होगा, उतना ही पोल्यूशन आएगा, तब फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ब्रेन का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड्स है जो भी प्रेजेंट है, अभी देख रहे हो ना PM2, ये दुनिया भर का चीज। और दूसरी बात है कि बच्चे लोग का जो लंग्स होता है ना, वो इस स्थिति में नहीं है कि पोल्यूटेंट्स को रेक्टिफाई कर सके। जैसे एडल्ट का, जैसे तुम लोग बैठे हुए, हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमारा लंग्स जो यदि पोल्यूटेंट्स आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है हमारा लंग्स। बच्चे लोग का लंग्स अभी डेवलप नहीं हुआ उतना, इसलिए वो टॉक्सिसिटी को रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेशन स्टेज में है उसका लंग्स का डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग मी? देखो यही बोला जाए कि मेटाबोलाइज जो है तुम्हारा, और डिटॉक्सिफाई, यानी कि टॉक्सिसिटी को वो हटा नहीं पाता है बच्चे लोग। बात समझे ना? ये भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे लोग का जो लंग्स है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। समझ गए ना? जब असर पड़ेगा तो उसका ब्रेन और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी असर पड़ेगा। चिल्ड्रन देखो, हमेशा चिल्ड्रन ज्यादा एयर को इनहेल करते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट्स। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली मोर एक्टिव है। जब मोर एक्टिव है तो उसको सांस ज्यादा लेना होगा, ज्यादा सांस लेने का मतलब ज्यादा एयर पोल्यूशन ले रहे हैं। देखो बेबीज बॉर्न टू वुमेन, जैसे मान लो कि जो बच्चा अभी जन्म हुआ है, एयर प्रेगनेंसी के टाइम में भी हो, तो वो भी, इससे भी तुम्हारा प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट हो सकता है। कहने का मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी असर कर रहा है, जो बच्चा जन्मा है उसको भी असर पड़ रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो एयर पोल्यूशन अब छोटा विषय नहीं है, ये विषय बहुत बड़ा है, मल्टीफेरस विषय है स्टूडेंट। समझ गए ना? तो उस हिसाब से आपको कैरेक्टर में काम भी करना होगा। आगे जाओ, देखो 404 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devaluation of power and finances up to local level and challenges therein। तो समझते हैं, ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 4 अक्टूबर को। बच्चे लोग जानते हो कि क्वाजी फेडरल वाला वर्ड क्या है ना? ये सब चीज जानते हो। तो सेकंड पेज निकालो, तो जहां पे एक फिगर दिया गया है, गवर्नमेंट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, लिखा तुम लोग को सेकंड पेज में। हाँ, तो यहां पे समझते हैं कि क्यों हम इंडिया का जो सेटअप है उसको हम यूनिटरी क्यों बोलते हैं, या फिर इंडिया का जो सेटअप है उसको फेडरल क्यों बोलते हैं। मैं यूनिटरी बायस है, ज्यादा यूनियन पावरफुल है हमारे कंट्री में, जस्ट लाइक कनाडा। तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जानते हो कि ज्यादा पावर जो फाइनेंशियल पावर सेंटर को दिया गया। देखो ना CAG, देखो ना फाइनेंस कमीशन, हाँ, तो साफ साफ है तुम्हारा। स्टेट को डिविजुअल पूल दे दिया, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हो गया, वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया, उसका पैसा रखता है कि नहीं रखता है? तो ये साफ साफ दिखता है कि स्टेट सेंटर को ज्यादा ही मिला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का फ्रीडम। नंबर 1 सिंगल संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है। जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट्स, देखो उसमें हर एक का अपना कोर्ट है, हर एक का अपना संविधान है, वही अलग अलग स्टेट्स है वो। इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ यूनियन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया।
बात समझ गए? सिंगल देखो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप है। हम भारत के नागरिक हैं, तो यहां से ही पता चलता है कि सेंटर आपका सबसे स्ट्रांग है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है और सब एक ही धारा में आते हैं। देखो वहां पे अलग होता है, हर स्टेट का अपना अपना जुडिशियरी सिस्टम होता है वहां पे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। देखो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। ये सब तुम्हारे यूनिटरी फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन गवर्नेंस का। ऑल इंडिया सर्विस देखो, आईएएस आईपीएस सेंटर से ही आता है ना स्टूडेंट। तो फिर इमरजेंसी प्रोविजन बताओ, इमरजेंसी के टाइम में तो स्टेट सब तो आ जाएगा कंट्रोल में सेंटर का। सीएजी का अपॉइंटमेंट होना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, सब सेंटर का डोमेन है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी हमेशा बोले हैं, सेम लॉ है ना, सेम विषय पे दोनों लॉ बना दे। जैसे कंक्वेंट लिस्ट में कोई भी चीज उस पर सेंटर भी लॉ बना सकती है, उस पर स्टेट भी बना सकती है। कान खोल के सुनो बच्चे लोग, पॉलिटी में 0-0 करके बैठा हुआ है तुम लोग, बढ़िया सुनो अच्छे से। मान लो कंक्वेंट लिस्ट में सेंटर यदि कोई लॉ बना देता है, पार्लियामेंट बना रहा है और विधानसभा बना रहा है, दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया तो कौन जीतेगा? ऑलवेज सेंटर। तो उसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। बात समझ गए? और जो भी अब उसके बाद यदि सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कंक्वेंट लिस्ट में नहीं है, जो रेसिडुअल पावर वो सेंटर को मिलेगा। पहले याद करो गवर्नर जनरल को मिलता था ये, जब भारत आजाद हुआ तो ये तुम्हारा पार्लियामेंट को दे दिया गया ये अधिकार। समझ गए ना? और देखो राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूएस में देखो, यूएस भले ही छोटा स्टेट हो, 2-2 रिप्रेजेंटेशन होता है सेनेट में। इंडिया में ऐसा नहीं है, यदि छोटा राज्य है तो कम रिप्रेजेंटेशन होगा, बड़ा राज्य है तो बड़ा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि इंडिया ज्यादा यूनिटरी है। हाँ, एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर फेडरल वाला भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। डुअल पॉलिटी देखो, गवर्नेंस यहाँ पे भी हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है। राज्य सरकार है कि नहीं है, केंद्र सरकार भी है, तो डुअल पॉलिटी हुआ। ये पावर डिवीजन है, पावर डिवीजन है कि नहीं है? संविधान लिखा हुआ संविधान है, लिखा हुआ संविधान है तो समझ जाओ कि ये क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। संविधान सुप्रीम है। अब यहाँ बाबू स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। दोनों ही तुम्हारा संविधान से ही पावर डिराइव करके चलता है, बात समझे? इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर देखो, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है आपका, जिसमें स्टेट को भी बोला है कि यस आप बहुत सारी चीज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। हाँ देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम देखो, हाईकोर्ट है कि नहीं है? हाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम उधर जाएगा। देखो चैन को शब्द को पकड़ो यार, ये शब्द सब पूछता है कि ये फला फला चीज है, 4 चीज है, बताओ तो ये क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है, यूनिटरी को कि फेडरल को? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम रिप्रेजेंट करता है फेडरल को, बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम रिप्रेजेंट करता है यूनिटरी को। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जुडिशियल रिव्यू देखो, वो फेडरल स्ट्रक्चर का है एंड बायकैमरलिज्म। बताओ स्टेट में भी तो बायकैमरलिज्म वाला प्रिंसिपल है बहुत सारे स्टेट्स में। तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों को हम देखेंगे तो हाँ हम समझते हैं कि यूनिटरी ज्यादा है। इसलिए हमारा जो कंट्री है क्वाजी फेडरल है, फुल फेडरल नहीं, क्वाजी फेडरल है। फेडरल स्ट्रक्चर वाला चीज है जहां पर राज्य भी काम कर सकता है जैसे केंद्र काम कर रहा है, मगर उतना फ्रीडम नहीं है जितना फ्रीडम तुम्हारा यूएस सब में है। अब से समझ में आ गया होगा। अब पहला पेज जाओ बच्चे लोग, अब ज्यादा समझ में आएगा। देखो तो गवर्नर का काम है चुपचाप अपना काम करना। गवर्नर क्या है तुम्हारा, अपॉइंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब वो हर समय यदि बैरियर लगाता है स्टेट गवर्नेंस में तो दिक्कत है ना। देखो यहाँ पे केरल गवर्नमेंट गया, वहां पे डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट से कि सर आप बोलिए केरल गवर्नर को कि ठीक से वो, एक तो ठीक से वो काम नहीं कर रहा अपना जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ड्यूटी दिया गया, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं गवर्नर साहब। ठीक है, बहुत सारे जो बिल पास हुआ है विधानसभा से वो लंबा टाइम तक के लिए अटका के रख दिए हैं, इनडेफिनिट पीरियड तक काम ही नहीं हुआ उस पर। अभी भी तुम्हारा वीटो पावर लगा के बैठा हुआ है गवर्नर। बात समझे? इस तरह तो गवर्नर जो है, गवर्नर कहीं ना कहीं संविधान को पलटने का काम कर रहा है एज पर द वर्ड्स ऑफ केरल गवर्नमेंट। बात समझे ना? तो बड़ा बात है। आर्बिट्री मैनर में काम कर रहा है, बिल को रख रहा है, जबकि वो बिल कितना इंपॉर्टेंट है। 3 बिल्स बताओ गवर्नर के साथ पेंडिंग में है 2 ईयर्स से, और दूसरा 3 बिल तुम्हारा 1 ईयर से। तो कह सकते कि 2 साल से ज्यादा तुम्हारा 6 बिल पेंडिंग में है। 2 साल से ज्यादा तुम्हारा 6 बिल पेंडिंग में है, या सॉरी 1 ईयर से ज्यादा, आई एम सॉरी 1 ईयर से ज्यादा तुम्हारा 6 बिल पेंडिंग में। अब 6 बिल देखो, वो 6 बिल पास होगा तभी ना पीपल का एस्पिरेशन पूरा होगा। तो गवर्नर कौन होता रोकने वाला? फिर यदि गवर्नर को पसंद नहीं तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजो फिर विधानसभा को, फिर विधानसभा देखेगा वहां पे। यही ना होता है मैकेनिज्म एज पर आर्टिकल 200। तो फिर इसलिए इन्होंने कहा है, एपेक्स कोर्ट से गुजारिश किया है, डिमांड किया है कि आप उसको बोलो कि रीजनेबल टाइम में देने के लिए। देखो जो डॉक्टर चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस 3 बेंच का बैठा था ना, वो 3 जज का एक बेंच बैठा था, तो डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि सोल सर्चिंग होना चाहिए।
हाँ, सोल सर्चिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सोल सर्चिंग, यानी कि गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, गवर्नर का भी अकाउंटेबिलिटी, ऐसे नहीं रोका जा सकता है बिल को। सोल सर्चिंग इशू है ये, आत्मा आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो ड्यूटी कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, संविधान के हिसाब से आप कर रहे हो। इसलिए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने ये रिमार्क किया कि सोल सर्चिंग होना चाहिए, और जो टाइम लिमिट है एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। अब देखो वो तो संविधान का चीज है, तो वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा ना कि कितना दिन में बिल को पास हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, वो नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर वो जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, बात समझो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दो शब्द का यूज किया है, एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी होता है गवर्नर उतना जल्दी बिल लौटा के दे दे, उसको एसेंड कर दे। यदि लौटाना ही है तो जल्दी लौटाओ ना, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो जल्दी भेजो, फिर अपना विधानसभा बैठेगा फिर भेजेगा वो आपको। और सोल सर्चिंग करना होगा, क्योंकि देखो ये VC का बहुत बड़ा मामला चला है, जानते हो ना, बताए थे केरल में ये जो वाइस चांसलर का जो इश्यूज है लंबा चला है। बहुत सारे राज्य में जो गवर्नर है बाय डिफॉल्ट चांसलर है, वो जानते हो चांसलर है। और गवर्नर यहाँ पे भी केरल में भी यही था। याद करो पुंछी कमीशन बैठा था, पुंछी कमीशन ने क्या बोला था, गवर्नर को इस तरह का पोस्ट से आप दूर रखो। हाँ, मैंने बहुत पहले पढ़ाया है तुम लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कि गवर्नर का काम है कि डिले नहीं करना, वो डिले करके कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, ऐसा स्टेट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, केरल गवर्नमेंट के हिसाब से देखोगे तो गवर्नर कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल और बेसिक फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डाइवर्ट कर रहा है, उसको सबवर्ट कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सेंटर के इशारे में काम कर रहा है। और जितने भी गवर्नमेंट के लोग पहुंच रहे हैं, जितने भी स्टेट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी तुम्हारे अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी का कोई नहीं है, सब दूसरे पार्टी का है। कोई साउदर्न स्टेट तेलंगाना रीच हो रहा है, तमिलनाडु जा रहा है दौड़ते हुए, केरल बताओ 15 दिन में 2 बार दौड़ गया गवर्नर को लेके। उधर पंजाब में, बंगाल में हम जानते हैं जब हमारे अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया था, धनखड़ साहब ने क्या किया था। तो फिर इस तरह नहीं चलने वाला है यार, अपोजिशन को इस तरह नहीं गिराना है। क्या आपकी कंट्री, अब बीजेपी लेड भी तो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्टेट्स में, है कि नहीं बताओ? तो इट इज नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस, ये हेल्दी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो स्टूडेंट, वो तो बता चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा प्रोविजन देख लो पॉलिटी का प्रोविजन देख लो। हाँ, आर्टिकल 154 और आर्टिकल 155 संविधान का है आपके पास, जहां कहा जाता है कि गवर्नर नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, सही बात है ना। और वो गवर्नर जो आएगा वो एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल हेड नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव हेड है। किसी भी राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो गवर्नर होता है, मगर जो रियल हेड होता है कौन होता है? वो चीफ मिनिस्टर होता है, सही बात है ना। नंबर 1, ये आर्टिकल 154 और 155 में आपका लिखा गया है। हाँ, यदि आर्टिकल 163 को समझोगे, इसमें बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM, वो हमेशा एड और एडवाइस देंगे किसको? गवर्नर अपना काम कोई नहीं कर सकता है। गवर्नर को कुछ भी पावर एक्सरसाइज करना है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM से पूछ के ही कर सकता है, एक्सेप्ट इन सम केसेस। कुछ केसेस में वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है। देखो यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। आर्टिकल 163 में एक जो क्लॉज दे दिया है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है, तो वो एक तरह से उल्लंघन करता है लोग। अब देखो दिक्कत पता है क्या है, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी डिबेट हो चुका है। बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उठा के धर के रख दिया, इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया और जैसा था वैसे ही रख दिया गया है। और उस समय का देखो, उस समय का आवश्यकता कुछ और था। बढ़िया सुनो इस बात को, उस समय देखते हो कितने प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था इंडिया। उस समय इंटीग्रेटेड इंडिया होना बहुत जरूरी था। अभी ऐसा नहीं है, अभी हम 75 साल बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी यदि राज्य का पावर इस तरह यदि छीन लिया जाए तो ये अच्छा नहीं है। उस समय जरूरत था कि गवर्नर को आप स्पेशल पावर दो, मगर वो पावर यदि अभी तक आगे कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो गवर्नेंस है उस पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और आगे भी होगा जब तक नहीं बदलोगे इस चीज को। बात समझ गए? देखो आर्टिकल 167 में क्या दिया गया कि गवर्नर को पूरा अधिकार है कि वो चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है स्टेट से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सही बात है ना। एट द सेम टाइम कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी बोल सकते हैं, यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन कंसल्टेटिव वे में नहीं ले रहा है तो वो चीफ मिनिस्टर को बोल के उससे डिसीजन मंगवा सकता है, उससे तुम्हारी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है एज पर आर्टिकल 167, सही बात है ना। आगे देखो आर्टिकल 164 देखो,
आर्टिकल 164 में क्या है कि गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। आज चीफ मिनिस्टर मतलब कोई भी को नहीं अपॉइंट करेगा, जो तुम्हारा मेजोरिटी में है, जो लीडर है उसको अपॉइंट करेगा। उसका जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, मगर किसके एडवाइस में? सीएम के एडवाइस में। ये आर्टिकल 164 में दिया गया है। आर्टिकल 174 में क्या है कि गवर्नर पास समन करने का, प्रड्यू करने का, टेम्पररी ब्रेक डाउन करने का, या डिसॉल्व करने का पावर है, मगर ऐसे नहीं कर सकता, सो मोटो पावर से नहीं कर सकता है। उसके लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय सीएम से आपको परमिशन लेना होगा, तब आप कर सकते हो। चाहे आप समन करो, प्रड्यू करो या फिर डिसॉल्व करो, अपने मन से नहीं कर सकते हो। हाँ, जब हंग असेंबली है, किसी का मेजोरिटी नहीं है, तो उस समय आप इस डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हो। बात समझ गए? हाँ, देखो ये जो मैं उस समय बार बार बोल रहा था, आर्टिकल 200 देखो, कोई भी बिल पास होता है असेंबली में और गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो बिल पे असेंट दे दो, बिल पे असेंट दे दोगे तो एक्ट बन जाएगा, है ना। दूसरा क्या कि या तो विथ होल्ड कर लो, यानी रोक लो, या फिर तुम प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो, मान लो कोई ऐसा मैटर है तो। या फिर चौथा क्या कि रिटर्न कर दो। तो यहाँ वही असेंट कर रहे हो, विथ होल्ड कर रहे हो, वही पॉकेट वीटो लगा रहे हो और कुछ नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो ये अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इफ द गवर्नमेंट पासेस द बिल, रिकंसिडरेशन के लिए जाए, तो फिर गवर्नर उसके बाद नहीं रोक सकता, हम जानते हैं इस चीज को। तो देखो, केरल गवर्नमेंट का तो बहाना है, देखो पॉलिटी पढ़ना है, सिंपल बात है। देखो पहला ही पेज में था ना केवल वो, उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट हो गया। अरे मूर्ख बच्चा लोग समझो अभी भी, अरे थोड़ा दिमाग खोलो तुम लोग। क्लास में बैठे हो तो थोड़ा अलर्ट रहो कि ये पॉलिटी का हो रहा है। करंट अफेयर्स के थ्रू हम लोग स्टैटिक का भी चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बात समझे? पूरा स्टैटिक भरा हुआ है इसमें। हाँ, क्या पहला एडिटोरियल में स्टैटिक नहीं था? उसमें पूरा स्टैटिक भरा हुआ था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, नैट सब, तो उससे निकालो स्टूडेंट। आगे देखते हैं। हाँ, 405 देखो, जीएस पेपर 3, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ये देखो तुम्हारा पीआईबी में आया था। पीआईबी जानते हो ना, भारत सरकार का जो तुम्हारा साइट है, 13 अक्टूबर को आया था ये। तो देखते हैं स्टूडेंट मामला क्या है। लाइफ जानते हो, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 2021 में ही अनाउंस किया था, ठीक है, कि हमारा जो तरीका होना चाहिए, जीने का जो तरीका होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। बात समझ गए ना? अब देखो इसमें अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसने 2 इनिशिएटिव पे काम करने का बात किया है। एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है और दूसरा क्या है? इकोमार्क है, इकोमार्क स्कीम है। बात समझे? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए क्लाइमेट चेंज। देखते हो क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है अभी, है ना। अब यदि हम अपना इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सस्टेनेबल कैसे हो, कैसे इको कॉन्शियस प्रैक्टिस हो, लोग कैसे इन्वायरमेंट को बचाने का काम करें। अब देखो, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला है फर्स्ट एडिटोरियल में, यदि तुम फायर क्रैकर्स नहीं जलाते हो तो यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यदि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर रहे हो, फालतू का बर्बाद नहीं, यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग। तो छोटा छोटा आपके प्रयास से ही, समझ रहे हो ना, इन्वायरमेंट में होगा। ऐसा नहीं कि बाबू खाली ऐसे लिख रहे हो इन्वायरमेंट को, वो नहीं चलने वाला है। समझ गए ना? भी प्रैक्टिकल ऑल्सो, खाली पढ़ने का चीज नहीं है, अंदर भी लाने का प्रयास करो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो भी पढ़ो तो उसको थोड़ा अंदर भी उतारो उस चीज को। तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है और इको मार्क स्कीम है, कहीं ना कहीं ये इंकरेज करेगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हम करें। और जानते हो हमारा शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि नया चीज नहीं है। तुम सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से ही देखो ना, हड़प्पन से लेके वैदिक सब में देखो, हमने इन्वायरमेंट को पूजा है कि नहीं? मतलब अभी भी हमारे ट्राइबल्स लोग इन्वायरमेंट को पूजते हैं। अभी भी देखो पीपल का पत्ता कितना हम ऑस्पिशियस मानते हैं। अभी भी देखो राजस्थान में कितने पेड़ पौधा है जिसको अभी भी पूजा जाता है। तुलसी देखो घर घर ही पूजा आता है। तो यस, बनियान ट्रीज देखो वो भी पूजनीय है हमारे लिए, है कि नहीं? बताओ तो फिर तो हमारा शुरू से संस्कार रहा है, बस कॉन्शियसनेस बढ़ाने की जरूरत है, चेतना को बढ़ाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये दोनों जो इनिशिएटिव्स है, कहीं ना कहीं हमारा जो सस्टेनेबल लिविंग है उसको प्रमोट करेगा, इन्वायरमेंट को कंजर्व करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल एफर्ट, चाहे वो आपके कलेक्टिव चॉइसेस हो। हमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर काम करना होगा। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। समझ गए इसमें क्या होने वाला है? देखो ये सभी के लिए खुला है।
इसमें इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है और कंपनी भी कर सकता है। बहुत वाइड एरिया है, आज समझे। और देखो इसमें जो फ्रेमवर्क जो बनेगा वो इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि बहुत सारे मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बात समझ गए ना, क्योंकि हमारा कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी तो होता है कि सब साइलोज में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट सब नहीं, तो बहुत सारे मिनिस्ट्री इसमें है, इसमें एडेड है। और इसको लागू कौन करेगा, इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो बच्चे लोग तुम लोग, ICFRE, दैट इज योर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये एडमिनिस्टर करेगा इस चीज को, ये मॉनिटर करेगा, ये मैनेज करेगा, ये ऑपरेट करेगा। होप सो समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा तुम लोग को कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को मॉनिटर करने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन सा संस्था है हमारे इंडिया में, तो क्या बोलोगे, ICFRE। आगे देखो, हाँ, ओरिजिनल जो प्रपोजल आया था, जैसे शुरू में आया था 1-1.5 साल पहले आया था, तो उसमें बहुत सारे दिया गया था। अब इसमें है क्या कि यदि कोई इंडिविजुअल, देखो किसके किसके ऊपर लागू है बताए थे ना, इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकते हैं। शुरू में बहुत सारा लाया गया था, मगर सरकार को यह समझ में आ गया कि सब एक बार में इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है, तो बहुत सारा चीज में, बहुत सारे लिस्ट में 2 चीज को लेकर चलते हैं फर्स्ट, और यदि इस पे काम हो गया तो फिर और भी चीज ऐड करेंगे फ्यूचर में। जैसे क्या क्या था शुरू में जब आया था, तो इसमें क्या क्या चीज था, देखो, प्लांटेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट। यदि आप पौधा को रोप रहे हो, जैसे घर है मेरा, इंडिविजुअल, हम अकेला भी तो एफर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे एफर्ट हो सकता है बच्चे लोग, जैसे इसी जगह का देखो, यहाँ पे कम्युनिटी भी रह रहे हैं और सब इंडिविजुअल भी रह रहे हैं। यदि हम इंडिविजुअली हम पौधा उधा लगाएं तो हमको इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि हमको पैसा मिल रहा है वो, और उसके लिए हमको रजिस्टर करना होगा पोर्टल में भारत सरकार का। भारत सरकार आके देखेगी, उसका जो ऑफिशियल आके देखेगा कितना कितना पौधा लगाया है इसने, तो एक लिमिट से ज्यादा लगाया है तो आई विल गेट मनी, और मनी से हम और बढ़ा सकते हैं इस चीज को, और हमको मिलेगा तो दूसरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि देखो इसको मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए, हम भी अच्छा काम करेंगे। बात समझ गए। इंडिविजुअल, कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है, जैसे पूरा कम्युनिटी, ये पूरा मोहल्ला सोच ले कि नो, पूरा आसपास जितना भी पूरा पौधा लगाएंगे सब मिलके, तो कम्युनिटी को भी आपको मिल सकता है। बात समझ गए ना। प्राइवेट कंपनी को भी मिल सकता है, प्राइवेट कंपनी बोले कि नो हम भी लगाएंगे, इससे हमारा भी इंडस्ट्री सही रहेगा, आसपास का एरिया में लगाएंगे तो उसको भी मिल सकता है, कंपनी को भी मिल सकता है। तो इस तरह 4 कैटेगरी है। अब पहले शुरू में जब प्रपोजल आया था ग्रीन क्रेडिट्स के लिए तो बहुत सारा था, प्लांटेशन बेस्ड था, दूसरा क्या वाटर बेस्ड, यानी कि वाटर से रिलेटेड काम करो। हर समय मैं बोलता हूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, बताओ तो। मानसून में इतना पानी बह जाता है हमारे कंट्री में, है कि नहीं, बताओ तो। उसको स्टोर करके रखना होगा। यदि तुम बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना दिया, लेट से यहाँ पे जैसे गांव देहात में तुमने वेल बना दिया, कुआं सबसे बेस्ट तरीका है पानी स्टोर करने का, नहीं तो वो यदि पहले नहीं है कुआं, और तुम कुआं बना के पानी को बहुत ज्यादा तुम कलेक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारा ग्राउंड टेबल रिचार्ज हो रहा है, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट थिंग, उसके लिए आपको मिलेगा। बात समझे। तो ये वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अच्छा कर रहे हो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, है ना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हो, प्रिसिजन एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो यस यू विल गेट क्रेडिट। बात समझे। वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो अच्छे से, जो गंदगी है फेंक नहीं रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, और इसके लिए जानते हो तुम प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी चीज आया था, प्रोड्यूसर का काम है तुम्हारा उसको फिल्टर करे, उसको रिसाइकल करे। एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन से भी रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। मैंग्रोव कंजर्वेशन, देखते हो मैंग्रोव कितना इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरियाज के लिए। इधर देखो, इधर सो मत जाना तुम लोग, मैंग्रोव कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज है तुम्हारा। हाँ, इको मार्क बेस्ड ग्रीन क्रेडिट, ये भी देखो, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, अब कोई प्रोडक्ट बनाने में आपका ग्रीन गैस इमिट नहीं हो रहा है, तो वो आपका इको मार्क वाला प्रोडक्ट है फिर, तो ये भी इंसेंटिव था इसमें। एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, यानी कि आप ऐसा बिल्डिंग बना रहे हो, ऐसा ऑफिस बना रहे हो जो सस्टेनेबल है, जो ग्रीन है। तो ये शुरू में प्रपोजल था, मगर सरकार को पता चल गया कि ये प्रपोजल एक बार में लागू नहीं होने वाला है, तो यहां से सरकार ने 2 चीज को लिया। क्या चीज को लिया, फर्स्ट एंड सेकंड को, प्लांटेशन लिया, एफोरेस्टेशन, और दूसरा क्या लिया, वाटर कंजर्वेशन। अब बाकी को भी छोड़ दिया सरकार ने, बोला कि एक बार में लागू नहीं होने वाला है, पहले 2 को लागू करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देखेंगे। इसको लागू करने वाला कौन होगा, ICFRE, समझ गए। देखो, तो यहां पे देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अपने आप में नया चीज है ये। हाँ, एक कोशिश है कि वैल्यू करना और रिवार्ड करना मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज का, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या नहीं दे रहा है हमें, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल को प्रमोट करके। कैसे प्रमोट करें, कैसे करेंगे प्रोटेक्ट, कम्युनिटी को प्रमोट करके, समझ गए ना।
तो वही कोशिश यही है कि किसी तरह हम सस्टेनेबल एक्शंस पे उतरें, सस्टेनेबल लिविंग हो, इंडिविजुअल, कंपनी, लोकल बॉडी सब पॉजिटिव इंपैक्ट डाले इन्वायरमेंट पे, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। आगे देखो स्टूडेंट, तो अभी देखो जैसे कि शुरू में प्रपोजल में तो बहुत सारा चीज आया, मैं यहां से 2 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया अभी फिलहाल के लिए। तो वो 2 एक्टिविटी क्या है, जैसे मैंने कहा है वाटर कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन, समझ गए ना, बाकी को नहीं दिया गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अभी नहीं लिया गया, क्योंकि एक साथ यदि सबको लागू कर दो हो सकता है रिजल्ट उतना ना दिखे आपको। तो पहले फोकस इस पे है, किस पे होगा, वाटर कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन में होगा। हाँ, अब मेथोलॉजी ड्राफ्ट किया जाए, किस हिसाब से इन लोगों को ग्रीन इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, तुमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बात समझ गए ना, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, और ये डेवलप करने वाले जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुआ वो डेवलप करने वाले और कोई नहीं, ICFRE होगा, क्योंकि वही लागू करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका जो भी आपने किया वो आपका फिर मार्केट में आपका बिकेगा। जैसे याद है ना तुम लोग को, कार्बन जो मार्केट था बहुत बड़ा मार्केट, तो ये आपका ग्रीन क्रेडिट्स बिकेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट से हमारे स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा प्लांटेशन किया है, तो यू विल गेट ग्रीन क्रेडिट, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इतना इतना आपने दिया, आपके नाम पे मिलेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड करते हो तो मिलता है ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, सर्टिफिकेट भी मिलता है, यू विल गेट सर्टिफिकेट। अब उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट सरकार मार्केट में बेच सकती है। कोई मान लो कि बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, वो सर्टिफिकेट खरीद लेगा, और खरीद के अपना जो पॉल्यूट करा उसे कंपनसेट कर लेगा, तो देखो कितना बड़ा मार्केट क्रिएट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स। और समझ गए, तो पैसा तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास। और इस तरह यदि हेल्दी प्रैक्टिस होगा, समझते हो कितना बड़ा इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। यस, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सही तरीका है। देखो जैसे कि तुम लोग जानते हो स्टूडेंट, अब कैसे आखिर इंडिविजुअल को बेनिफिट उठाना है, आई मीन इंडिविजुअल अपना काम करना चाहता है, किसके लिए, एफोरेस्टेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार का जो वेबसाइट है, ऐप है, वहां जाकर आपको डाउनलोड करना होगा या रजिस्टर करना होगा। वेरीफाई करेंगे डेजिग्नेटेड एजेंसी, जो भी सरकार बोलेगी तो वो जाके वही ICFRE का ही कोई एजेंसी होगा, आके देखेगा, चेक करेगा उसको, एंड उसके बाद आपका जो भी ग्रीन क्रेडिट है उसको फिर ट्रेडेबल भी कर दिया जाएगा, और जो पैसा कमाई होगा आपको भी मिलेगा। तो देखो कितना बढ़िया साधन है। दूसरा देखते हैं इको मार्क स्कीम। इको मार्क स्कीम क्या है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे एक कलम बनाते वक्त कितना कार्बन इमिट हुआ है, और वही कलम यदि बन रहा है और बहुत कम कार्बन इमिट हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। वहां पे एक मार्क रहेगा और कंज्यूमर के पास चॉइस रहेगा। इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट यही हो रहा है कि कंज्यूमर अवेयर हो रहा है, इसमें कुछ इंसेंटिव कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। अनलाइक फर्स्ट वन, ग्रीन क्रेडिट में आपको मिल रहा था ना, इसमें अब यू आर गेटिंग अवेयरनेस आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट में आपका मार्क रहेगा। तो कहोगे कि ये मार्क कौन सा है, तो बोलेगा इको फ्रेंडली मार्क है, तो बोलेगा यही दीजिए हमको। हाँ, आस्ते आस्ते आएगा, लोग जब पढ़े लिखे लोग होंगे, जब इन्वायरमेंट कॉन्शियस लोग होंगे, क्यों नहीं, बहुत सारे लोग इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, जो खाली मुंह से नहीं बोलते वो करते भी है। इन्वायरमेंट करने वाले लोग सब नहीं है क्या, बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोग प्रमोट करेंगे। और यदि विद्यार्थी को यदि शुरू से इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो विद्यार्थी भी बहुत जल्दी कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। फिर अब पता चला प्रोडक्ट भी तुम्हारा इको फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रयास है सरकार के द्वारा। अभी ढूंढ के भेज खाता है कि नहीं खाता है? हाँ, जैसे हमारे ऐसे लोग सब ढूंढ के भेज है कि नॉन भेज है। तो आने वाले समय में ये भी देर नहीं होगा स्टूडेंट, इको फ्रेंडली है कि नहीं है। तो ये अच्छा रहा है। देखो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने वाला कौन है तुम्हारा, कौन सा एजेंसी है? तो देखो ये इसमें देखो, हाँ इसमें देख सकते हो तुम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हैज रिकास्ट इट्स इको मार्क नोटिफिकेशन। फिर से अपना दिया है कि कंज्यूमर के पास चॉइस है प्रोडक्ट में कि वो इको फ्रेंडली डिजाइन प्रोसेस देख के वो खरीद सकता है, और उसको सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसको ये एहसास तो जरूर मिलेगा कि हम ये खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए बेटर हो रहा है। और लागू करने के लिए भी मैं बताता हूं थोड़ा नीचे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये लागू करेगा इको मार्क स्कीम को। तो देखो वो ICFRE था, उसको लागू करने वाला, मॉनिटर करने वाला, रेगुलेट करने वाला, इसको लागू करने वाला तुम्हारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, एंड इन पार्टनरशिप विथ योर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या वो धब्बा आएगा, हॉलमार्क आएगा ना वहां पे, इसलिए BIS तो आएगा ही आएगा वहां पे, इन पार्टनरशिप विथ योर BIS। समझ गए, इसको लिख लो।
होप से समझ में आ गया होगा। वही चीज इसमें बताया गया है कि यस कंज्यूमर अवेयरनेस होगा इन्वायरमेंट को लेके, लोग इको कॉन्शियस चॉइसेस करेंगे, है ना। और प्लस मैन्युफैक्चरर्स भी अवेयर होगा कि नो, आदमी लोग इको फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इसलिए वही सामान बनाए। तो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट तुम्हारा इकोनॉमी में भी पड़ने वाला है इसका। दैट्स इट।